हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो स्वागत है आपका आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट के यूट्यूब चैनल पर पीडब्ल्यू के। तो बच्चों, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और हमने मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन देखे थे। तो आज फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने सेशन को। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में ही पीवाईक्यू जाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कर रहा है लेट एक्स एंड वाई बी आईआईडी यूनिफॉर्म 0,1 रैंडम वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1/4 से ग्रेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1 फाइंड करनी है। जैसे तो इस वैल्यू को अगर हमें फाइंड करना है, इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को फाइंड करना एक्स एंड वाई बी आईआईडी यूनिफॉर्म, ये प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख देते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख देते हैं। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो पहले हम लिखते हैं, हमारे पास है एक्स, एक्स आपका है, एक्स आपका है और वाई है। तो एक्स फॉलो कर रहा है आपका यूनिफॉर्म 0,1, 0,1 और वाई जो है ये फॉलो कर रहा है बच्चों यूनिफॉर्म 0,1, यूनिफॉर्म 0,1। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर, तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 1/4 से ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, हमें ये फाइंड करना है बच्चों। तो हमें फाइंड करना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 से ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, और यहाँ पर x कामा वाई दोनों आईआईडी हैं और यूनिफॉर्म को फॉलो कर। तो बच्चों अगर आप इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले आप इसका रीजन ड्रा करिए, रीजन से आप इंटीग्रेशन करिए, ये तरीका है। अब इस इंटीग्रेशन को करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीजन ड्रा करते हैं कि हमारा किस रीजन पे आएगा ये। तो सबसे पहले जब हमने रीजन ड्रा किया तो हमारा जो रीजन है वो ऐसा कुछ है। यूनिफॉर्म 0,1 की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए x है, तो x आपका ये आपका मान लीजिए, सपोज करिए आपका x है, तो ये आपका यूनिफॉर्म 0,1 है। ठीक है, तो ये 1 है मान लीजिए, और ये आपका y है, तो y भी आपका यूनिफॉर्म 0,1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लीजिए 1 है, ये 0,0 होता है ओरिजिन, और ये तो आप ये लाइन आपकी जो है, ये लाइन आपकी है 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये 1,1। इतनी बात से आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद वो कह रहा है कि एक सर्किल है, देखो अब इसको प्लॉट करेंगे तो पहले एक सर्किल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, मतलब 1/2 रेडियस है इसकी, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। तो दो सर्किल ड्रा करना हमें। तो दो सर्किल अगर हम ड्रा करेंगे तो एक सर्किल मेरा है, एक सर्किल मान लीजिए मैं ड्रा करता हूं, तो ये सर्किल है, एक सर्किल मैंने ड्रा किया। ठीक है, दूसरा सर्किल अगर मैं ड्रा करूंगा, जो कि ये सर्किल कौन सा है अभी इसका नाम देंगे, दूसरा सर्किल मैं ड्रा करूं तो दूसरा सर्किल है 1 वाला सर्किल है, मतलब इसका जो लेंथ है ये 1 है, ये 1 वाला है। ठीक है, तो अभी हम लाइन ड्रा करेंगे। तो इसका ये वाली लाइन अगर हम अभी ड्रा करेंगे तो इसमें 1 लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो देखो सर्किल, अब मैं नाम देता हूं। तो सबसे पहले ये वाला सर्किल जो है, ये व्हाइट वाली हम इरेज कर देते हैं, ये व्हाइट वाली लाइन को इरेज करते हैं पहले। ठीक है, पहले हम सर्किल ही ड्रा करते हैं, बाद में खींचेंगे वो लाइन। तो अब ये 1/2 वाला हो गया, अब हम 1 वाला ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 लाइन वाला हो गया। किस लाइन वाला? 1। तो यहाँ पर पॉइंट 1 मान लीजिए ये 1 है। ठीक है ना, तो ये 1 वाला हो गया। तो इस सर्किल का क्या नाम है? इस सर्किल का नाम है आपका बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये सर्किल जो है, ये सर्किल है आपका ये वाला सर्किल। तो ये वाला सर्किल जो है ये वाला, तो ये ग्रीन वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ठीक है ना, मतलब इसका जो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 1/2 है। और अगर हम बात करते हैं इस वाले रेडियस की, इस वाले की, तो ये 1 है, ये 1 है, इस वाले रेडियस की 1। ठीक है ना, अब हमको फाइंड क्या करना है, कह रहा है 1/4 से कह रहा कि 1/4 से
ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये 1/4 से ग्रेटर ये और ये, तो 1/4 से ग्रेटर मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 1/4 से ग्रेटर, और कह रहा है 1/4, ठीक है, ये वाला एरिया 1/4 से ग्रेटर, और कह रहा है 1 से लेस, तो 1 से लेस मतलब ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो यही आएगा, मतलब हमको ये बीच वाला एरिया चाहिए। आप ये समझ गए इंटरसेक्शन कैसे निकालें। 1/4 से बड़ा मतलब ग्रीन वाले से ऊपर जाओ, और कह रहा है 1x² + 1 से लेस, तो मतलब ये आपका जो ब्लू टाइप का है, ये आपका ब्लू है हल्का, तो इसके नीचे आओ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यही होंगे सब, ये वाले इंटरसेक्शन, हमें इस रीजन का फाइंड करना है। तो देखो इस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। अब इस एरिया को फाइंड करने के हमारे पास कई तरीके हैं, या तो आप सर्किल के एरिया से फाइंड कर लीजिए, या तो आप इंटीग्रेशन लगाइए। तो यहाँ पर जो समझदारी है वो सर्किल से, क्यों? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन बड़ा करेंगे तो पहले आप रेंज लेंगे, अलग अलग रेंज से हमको ये चाहिए, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक की रेंज से लगाएंगे। ये हमें रीजन चाहिए इस वाले का, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर जो एक्स की लिमिट होगी वो लगाएंगे, मतलब एक्स और वाई की, मतलब पहले आप बड़ी स्टेप लेंगे, फिर छोटी स्टेप घटाएंगे उसमें, तभी हमारा ये रीजन आएगा। तो डायरेक्ट आप करिए कैसे, सर्किल के इक्वेशन से। तो सबसे पहले हमको चाहिए बीच वाला, हमको चाहिए ये वाला, हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, तो हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो सर्किल का कौन सा भाग है ये? पहले बात तो सर्किल का ये कौन सा, तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे बच्चों? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी बच्चों, वो होगी, मान लीजिए आपका हमको चाहिए बीच वाला, तो हम कहते हैं कि हमारा ये 1 वाला सर्किल है, सर्किल 1 है, और ये सर्किल आपका 2 है, ये सर्किल आपका 2 है। तो हम बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल का एरिया घटा दें तो हमारा बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर हमें एरिया चाहिए हो, तो एरिया हमें अगर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, हमें रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्किल 1, तो ये क्या होगा बच्चों, सर्किल 1 का एरिया क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा हमने नेम जो दिया है ना, सर्किल 1 का मतलब आपका ये वाला, सर्किल 1 मतलब आपका ये वाला है, ठीक है, पूरा ये वाला, मतलब ये वाला सर्किल 1 है, ये आपका सर्किल 1 है बच्चों, और ये सर्किल आपका 2 है। तो सर्किल 1 का एरिया क्या होगा, πr² और r1 है, ठीक है, सर्किल 1 का एरिया होगा π1², 1 का स्क्वायर r1 है, और सर्किल 2 का एरिया जो होगा, सर्किल 2 का एरिया जो होगा C2 की अगर मैं बात करूं, सर्किल 2 का एरिया ये होगा π1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए ये वाला बीच वाला एरिया, तो हम बड़े वाले से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले का, तो हमने बड़े वाले से मतलब C1 से C2 के एरिया को माइनस कर दिया, बड़े वाले से छोटे वाले का, ठीक है। तो हमने क्या किया, πr² से मतलब π1 का होल स्क्वायर से माइनस करेंगे π1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा क्या, ये आएगा π1 - 1/4, तो आपका आएगा ये π1 - 1/4 मतलब 3π/4, ठीक है। ये आंसर नहीं है बच्चों, ये अभी हमने क्या फाइंड किया, ये अपने इस वाले का एरिया फाइंड किया, इस वाले का, मतलब अपने जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था, रिक्वायर्ड एरिया। अब इसके बाद बच्चों ये तो सर्किल से पूरा निकाला, तो ये सर्किल का कौन सा पार्ट है, क्योंकि हमारे रैंडम वेरिएबल इसी रेंज पे है ना, 0 से बड़े वाले पे है, 0 से 1 और ये 1 है, तो हमारा ये कौन सर्किल का ये 4th पार्ट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको 4 से डिवाइड भी कर देंगे इसको। यहां पर याद रखना हमारा जो एरिया आएगा ये क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/4 इंटू एरिया, साइडेड रीजन का एरिया, ये कितना आया 3π/4, तो हो जाएगा 3π/16, 3π/16, क्योंकि ये सर्किल का 1/4 मतलब 1/4 पार्ट है, ये सर्किल का 1/4 पार्ट है ना, तो 1/4 होगा। हमने सर्किल का कौन सा एरिया लिया था, पहले होल एरिया वाला फार्मूला लगाया सर्किल का एरिया, लेकिन यहाँ पर सर्किल का 1/4 पार्ट लगेगा, तो ये 1/4 से डिवाइड भी होगा। तो ऐसे आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये 3π/16 होगा। लेकिन आपको कैसे, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन से भी हम रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो जैसे यूनिफॉर्म है वहाँ रेक्टेंगल बन रहा है, कहीं कहीं ट्रायंगल बन रहा है, कहीं सर्किल बन रहा है, तो बच्चों वहाँ पर आप जर्नल जैसे मान लीजिए इलिप्स दे दिया उसने, इलिप्स टाइप का, तो वहाँ आप वो वाले फार्मूले लगा के अप्लाई कीजिए, ये आपका टाइम भी बचाएगा और आंसर भी एक्यूरेट होगा। वहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो इसका 1/3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, ये इस बार के जैम में आया था, ये 2024 इस वाले जैम पे आया था। तो देखो बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है आपका एक्सपोनेंशियल 1/5, ये फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1/5 को, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फॉर एनी x ग्रेटर 0 द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, ये बच्चों आपका है नॉर्मल स्मॉल x कामा 2। तो बच्चों अब हम कैसे करेंगे, हमको फाइंड करना वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई हमें फाइंड करना, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई फाइंड करना। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आए तो पहले इसका फार्मूला आप खोल लीजिए। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x आएगा प्लस वेरिएंस ऑफ y आएगा, फार्मूला आप सब जानते हैं वेरिएंस ऑफ y आएगा। यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ अगर आप किसी को नहीं पता, ax प्लस by अगर आपको फाइंड करना है वेरिएंस का ax प्लस by, तो ये होता है बच्चों आपका a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab को वेरिएंस ऑफ x कामा y, को वेरिएंस ऑफ x कामा y, ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो ये वेरिएंस ऑफ x a और b यहाँ 1 है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 को वेरिएंस ऑफ x कामा y। अब हमें इंडिविजुअल फाइंड करना पड़ेगा, इंडिविजुअल मतलब ये वैल्यू फाइंड करेंगे इंडिविजुअल, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो एक एक फाइंड करते हैं। तो पहले वेरिएंस ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ये एक्सपोनेंशियल है तो वेरिएंस ऑफ जो x है यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x जो होगा बच्चों और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये दोनों चीज हम लिख देंगे। तो वेरिएंस ऑफ x जो होगा वो 5 स्क्वायर होगा। एक्सपोनेंशियल में आप सब जानते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल 1/λ होता है तो उसका मीन लैम्डा होता है और वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो वेरिएंस 5 स्क्वायर, इसके बाद मीन जो आएगा, जो मीन आएगा बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो आएगा ये 5 आएगा, क्या आएगा 5। इतनी बात क्लियर। अब अगर हम y गिवन x की बात कर लेते हैं तो y गिवन x में एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x क्या आएगा, y गिवन कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का मीन जो x है ये मीन होता है नॉर्मल में, ये वेरिएंस होता है तो x इसका मीन हो गया, वेरिएंस क्या हो जाएगा y गिवन x का, वेरिएंस ऑफ y गिवन कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, इसका जो वेरिएंस होगा ये 2 होगा। तो इतनी बात क्लियर। वेरिएंस ऑफ x आपका 5 आ गया, वो 5 स्क्वायर मतलब 25। अब हमारे पास टारगेट बचा है वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना। टारगेट है बच्चों हमारा वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना। ये बच्चों थोड़ा ट्रिकी जाएगा, यहाँ हम कुछ फार्मूले डिफाइन करेंगे। वेरिएंस ऑफ y अगर हमें फाइंड करना है बच्चों तो देखो कंडीशनल में 2 फार्मूले होते हैं वेरिएंस में। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है y गिवन x, तो y गिवन x से चलेंगे तो यहाँ होगा वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारे पास वैल्यूज नहीं है, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, ये x है तो वेरिएंस ऑफ x, ये वेरिएंस ऑफ x आएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ओवरऑल वेरिएंस ऑफ x कितना 25 और एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 तो ये 27 हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ y जो होता है बच्चों ये 27। अगर आपसे कभी x गिवन y दे दे बच्चों, x गिवन y की इन्फॉर्मेशन और क्या दे दे, और आपके पास y का डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, मतलब ये दोनों दे दे, ठीक है। ये कुछ इनका डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए, इनका कोई डी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पता कर दे और कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने, एग्जाम में पूछे कि वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, तो यहाँ पर हम फार्मूला चेंज करेंगे। क्या, जैसे यहाँ जहाँ y था वहाँ x कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ y, तो ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x गिवन, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y और प्लस का ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों आते हो हम कोवेरिएंस में। कोवेरिएंस अगर हमें फाइंड करना है तो मैंने कोवेरिएंस का भी फार्मूला आपको कई बार बताया, क्लास पे बताया, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस पर ही बताया था। ये आपका होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, इन जनरल फार्मूला पहले तो हम लिख लेते हैं, पहले इन जनरल लिखो,
लेकिन हमें यहाँ इन जनरल नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ इन जनरल नहीं लगाना। यहाँ हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख कर लगाना। ये इक्वल होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ये मैं फार्मूले लिख देता हूँ, जो भी आपको अभी बताएंगे यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे। तो ये फार्मूले हो गए बच्चों, ठीक है, ये फार्मूले हो गए। तो अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन जिसकी है वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वाई गिवन एक्स वाले की, मतलब हमारा फार्मूला जो है वो ये लगेगा। तो बस फार्मूला लगाइए। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा आपका एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स क्या है, इसकी वैल्यू आप रखना चाहें तो पहले यहाँ फार्मूला ही लिख लीजिए। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इस क्वांटिटी की वैल्यू आप सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्स है, पीछे हमने बताया नॉर्मल का, ठीक है। तो ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स के, ये वेरिएंस ऑफ एक्स के। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब क्या है, 25 है। तो सारी वैल्यू रख दीजिए फाइनल, यहाँ पर वैल्यू रखिए। वैल्यू हम रखेंगे बच्चों, तो हमारा जो वैल्यू आया है, ये पहली वैल्यू है हमारी 25, दूसरी वैल्यू है 27, तीसरी वैल्यू आपकी आई 2 इंटू 25, 2 इंटू 25। तो आपका 100 यहाँ आपका 27 आया था, ठीक है, ये आपका 27 आया, 27, ठीक है। तो आपका 102 हो गया, मतलब 102 आंसर हो जाएगा इसका, 102। तो इसका डी पार्ट आंसर बच्चों, डी पार्ट इसका आंसर, जो इसका फाइनल आंसर है बच्चों, वो डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जैम में बन सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। यहाँ कोवेरिएंस पूछा, कोरिलेशन पूछ सकता है, एक्स गिवन वाई गिवन एक्स दिया था, एक्स गिवन वाई दे सकता है। तो सारे फार्मूले सारे, जैसे अब मैं अगर फार्मूले की बात कर लूँ, अगर मैं फार्मूलों की बात कर लूँ, तो अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन मान लीजिए एक्स पूछ ले, एक्सपेक्टेशन एक्स, तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई। अगर आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछ सकता था, क्या? यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी पूछ सकता था, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अगर वो पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ये इक्वल होगा बच्चों आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल एक्सपेक्टेशन रूल लगेगा वाई गिवन एक्स, और आपका एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब ये आपका 5 आएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई दोनों इक्वल होंगे यहाँ पर ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ सकता था एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास देखो ये क्वेश्चन भी आपका जैम, ये पिछले वाला 24 से था, ये 23 से है, पीछे वाला 24 से था, ये 23 से है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला लेट ए पॉइंट ए कामा बी, कोई पॉइंट ए कामा बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रेक्टेंगुलर रीजन 0,2 0,4। रीजन हमारे पास पहले 0,2 और 0,4 का दिया है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ रीजन bx प्लस ए वाई लेस आर इक्वल टू ए बी। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये रीजन क्या कह रहा है, ये रीजन क्या कह रहा है, इसका एरिया फाइंड करिए। तो ये एरिया ये है क्या, ये लाइन लिखी क्या है, तो पहले आप बी एक्स प्लस ए वाई लेस आर इक्वल टू ए बी, अगर इसको आप ए बी से डिवाइड कर दें पूरी लाइन को, तो ये एक्स अपान ए आ जाएगा प्लस का वाई अपान बी आ जाएगा, और ये लेस आर इक्वल टू 1 होगा। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूँ तो ये लाइन ऑफ इंटरसेप्ट लिखा है ना, इसको, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में ये है। तो अगर मैं इसका एरिया ऐसे देखूं तो ये क्या होता है, ये ए होगा और ये बी होगा। यहाँ अगर मैं एक्स डिनोट करूं, यहाँ वाई। तो सबसे पहले इसका एरिया आप फाइंड करिए। एक मिनट, थोड़ा रीजन। तो ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है इसका एरिया, इस रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों, ये आपका ए होता है, ये पूरा, ये इतना डिस्टेंस ए होगा और ये पूरी डिस्टेंस बी होगी। तो एरिया हमारा क्या बना, यही बना। और ये एरिया किसका होगा, एक ट्रायंगल का, जिसका बेस आपका ए होगा, हाइट बी होगी। तो इसका जो एरिया हम फाइंड करेंगे तो हाइट इंटू बेस बाई 2 करेंगे, तो ये एक हाफ इंटू हाइट, हाइट मतलब बी और बेस मतलब ए, तो बी ए हो जाएगा, हाफ बी ए या हाफ ए बी। तो इसका एरिया आपका क्या आया, हाफ बी ए। अब उसने क्या बोला है कि इसका एरिया लेस 2 हो, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एरिया लेस 2 हो, ये फाइंड करना है आपको, एरिया लेस 2। तो एरिया लेस 2 हो मतलब क्या है, एरिया पहले आप रखें वैल्यू एरिया की, एरिया जो आपने निकाला, क्या निकाला, हाफ ए बी और लेस 2,
तो यहाँ से क्या आया, प्रोबेबिलिटी ए बी लेस 4, ए बी लेस 4। और ए बी यहाँ फॉलो क्या कर रहे हैं बच्चों, ए बी रैंडम वेरिएबल है, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, ये रैंडम है क्योंकि आपके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया उसने। ए बी को उसने बोला पॉइंट इज चूजन एट रैंडम, ये बोला ना एट रैंडम, एट रैंडम मतलब ये रैंडम वेरिएबल है और ये फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,2 एंड 0,4। तो अब बच्चों यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कि ए और बी क्या फॉलो कर रहे हैं। ए और बी फॉलो कर रहे हैं बच्चों यूनिफॉर्म, आईआईडी है, ठीक है, याद रखना आईआईडी है, सॉरी आईआईडी नहीं, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे। ये यूनिफॉर्म 0,2 और 0,4, 0,4। तो पहले रीजन आप ड्रा करिए 0,2 और 0,4 वाला। तो जैसे आप रीजन ड्रा करते हैं, तो रीजन ड्रा अगर करना चाहते हैं तो मान लीजिए हम एक्स एक्सिस खींचे और वाई एक्सिस खींचे, तो ये आपका क्या होगा, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये पॉइंट मान लीजिए 2 है और ये पॉइंट 4 है, तो 4। तो ये आपका पहले तो आप यहाँ से ये आपका ये रीजन आपका क्या हुआ, यहाँ तक तो रैंडम वेरिएबल है, ये आपका रैंडम वेरिएबल यहाँ डिफाइन है। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट आपका होगा 2,4, ये 2,4 हो जाएगा। इतना क्लियर, आप सबको क्लियर होगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा पहले बात तो एफ ऑफ ए कामा बी क्या होगा, ए बी, ये होगा यूनिफॉर्म ए कामा बी का फार्मूला, तो ये 1/2 इंटू 1/4 और रेंज लगा दीजिए। ए की रेंज कहाँ है, 0 से 2, 0 से 2 और बी की रेंज जो है 0 से 4, 0 से 4, ठीक है। तो ये आपका एफ ऑफ ए कामा बी आ गया, मतलब 1/8, 1/2 इंटू 4 1/8। तो ये एफ ऑफ ए कामा बी आप ये जानते हैं लिखना, यूनिफॉर्म ए कामा बी का आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा बीटा, या यूनिफॉर्म अल्फा कामा बीटा मैं कह दूं 1/बीटा माइनस अल्फा होता है उसका पीडीएफ। तो ये तो बात रही इसकी। हमको फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन मेरा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ए बी लेस 4। तो अगर मैं ए और बी को एक्स वाई की तरह ट्रीट करूं, यहाँ पर आपका ए है, ठीक है, ये ए, फिर आप यहाँ एक्स अगर करेंगे तो फिर वहाँ एक्स वाई, तो यहाँ ए मान के चलिए ए है, ये बी है, तो ए बी लेस 4। तो ए बी, पहले बात तो ए बी इक्वल टू 4 का आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ए बी लाइन का, तो ये हाइपरबोलिक होता है, ये ग्राफ इसका ऐसा जाता है ना, ये ए बी ग्राफ है ना, ए बी, ठीक है, ये ग्राफ आपका आया, ये सब ग्राफ आप जानते हैं। वो कह रहा है ए बी लेस 4, तो ए बी लेस 4 का मतलब क्या है, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करो। लेस 4 मतलब ये वाला रीजन, 4 से छोटा हो मतलब यही रीजन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये पॉइंट फाइंड करिए, ये पॉइंट क्या होगा, और फिर ये पॉइंट फाइंड करिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये है क्या, ये लाइन क्या होगी, यहाँ पर 2 होगा, और कौन सा पॉइंट होगा, ये यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू, ये ए बी का ग्राफ है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू बी इक्वल टू 4, तो आपका b की वैल्यू भी 2 आएगी, क्योंकि ये ए बी इक्वल टू 4 लाइन है, ए बी इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू भी यहाँ 2 आएगा, तो b इक्वल टू भी 2 आया। तो ये 2,2 पॉइंट आया ए बी इक्वल टू 4 लाइन पे, और ये पॉइंट आपका क्या आएगा, ए बी इक्वल टू 4, तो यहाँ 1,4 आएगा, 1,4, ठीक है। ए बी इक्वल टू 4 लाइन हमने ड्रा किया, ए बी इक्वल टू 4 लाइन हमने ड्रा कर दिया। हमको ए बी इक्वल टू 4 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, क्यों, इसका रीजन। अब बच्चों हमको चाहिए ए बी आपका लेस 4 हो, तो 4 आपका कहाँ है, 4 मतलब इससे छोटा, क्योंकि 4 वाला रीजन, ये रीजन होता है आपका ए बी ग्रेटर 4 होगा ये रीजन, और ये रीजन बच्चों जो होगा, ये रीजन आपका होगा ए बी लेस 4, ए बी लेस 4। अब वो कह रहा है ए बी लेस 4 हो, तो हमको रेड वाला रीजन चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला ब्लू और रेड वाला, ये वाला, ठीक है ना, इतना क्लियर है ये वाला। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, हमको चाहिए तो ये वाला, लेकिन जब आपको लगे कि हमारा जो कर्व है वो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आप पहले रीजन को ड्रा करेंगे, मतलब यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए बच्चों, तो ये वाला देखिए रीजन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं स्टिप, सीधा स्टिप रख दीजिए।
तो इसका निकाल लीजिए और इसका माइनस कर लीजिए, फिर पूरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है तो 1 से माइनस कर लीजिए। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अब ए बी ग्रेटर आर इक्वल टू 4 निकालना इजी है, तो हमें जो इजी लगेगा हम वहीं से चलेंगे। तो ए बी ग्रेटर आर इक्वल टू 4 निकल जाएगा, ये 1 माइनस लिमिट लगा लीजिए। तो पहली लिमिट बी की फिर ए की पहली लिमिट ए की फिर बी की। तो यहाँ पर अगर मैं ए की लिमिट लगाऊं तो ए की लिमिट क्या होगी, 4/b से 4, 4/b से 4/b से, और ये 4/b से 4, ठीक है। एक सेकेंड, 4/b से 2 जाएगा ना, ये 4/b से 2, क्योंकि ए आपका मैक्सिमम 2 है ना। और बी की लिमिट क्या लगेगी, 0 से 4 नहीं होगा, यहाँ 0 से 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम बताएंगे, क्योंकि हमारा जो रीजन है अगर आप देखें तो बी का लिमिट यहाँ 2 है। तो यहाँ पर इस वाले रीजन पे देखो, बात करते हैं हम देखो यहाँ पर जो हमारा रीजन है ए बी ग्रेटर 4, ये रीजन है। अब इस रीजन की हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट मैंने ए की निकाल लिया, ए वाली स्ट्रिप ले लिया। बी की देखो, तो बी यहाँ इस वाले रीजन में, बी कहाँ है, इस वाले रीजन पे बी मेरा ये यहाँ है ना, 2 से 4 बी, बी 2 से 4, ये बी 2 से 4 है। तो ये बी की लिमिट हो गई। और ए की लिमिट क्या होगी, ए की लिमिट अगर हम लगाना चाहें तो ए बी पहली लिमिट क्या होगी, ए बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से ए की लिमिट जो आई वो 4/b आई, और मैक्सिमम ए कहाँ तक है, मैक्सिमम ए आपका 2 है। तो ए की लिमिट यहाँ पर 4/b से 2 आया, ये ए की लिमिट आई 4/b से 2। तो ये लिमिट आपको समझ में आया, 4/b से 2। और बी की लिमिट आई 2 से 4, 2 से 4, और यहाँ पर एफ ऑफ ए कामा बी डी बी इंटू डी ए इंटू डी बी, यहाँ ए और बी है, ठीक है, डी ए इंटू डी बी। अब बात करते हैं बच्चों, अगर अब मैं बात करूं इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, एफ ऑफ ए कामा बी की वैल्यू ये 1 माइनस इंटीग्रेशन 2 से 4 है, और ये इंटीग्रेशन 4/b से 4/b से 2 है। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू 1/8 है, डी ए है, डी बी है। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो पहले ए और बी को मैं एक्स वाई में चेंज कर देता हूं, जो मेरे लिए सुटेबल रहेगा। तो मैं ए को एक्स कर लेता हूं, तो ये 4/x हो जाएगा। कभी आपको एग्जाम में ऐसा लगे तो वेरिएबल डमी होते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका 2 से 4 जाएगा, ये 2 जाएगा, यहाँ पर 1/8 आएगा, डी एक्स आएगा, यहाँ डी वाई कर लीजिए, ठीक है। मैं वेरिएबल चेंज किया हूँ, डमी वेरिएबल, मतलब अपने ए को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स से, और अपने बी को रिप्लेस कर दिया वाई से। तो अब आपका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मुझे वैल्यू चाहिए, तो 1/8 मैं बाहर ले सकता हूँ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा, मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये 4 पहले आपका 2 माइनस 4/x आएगा, इस वाले का इंटीग्रेशन, x वाले का इंटीग्रेशन, ये 2 माइनस 4/x आएगा। अब इसमें होल इंटीग्रेशन 2 से 4, 2 से 4। अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा डी, एक मिनट, यहाँ पर बच्चों 4/y होगा, ना कि 4/x होगा, यहाँ 4/y होगा, ठीक है, क्योंकि 4/b था ना, तो हमने b को y से रिप्लेस किया। तो अब रीजन करते हैं। तो पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 4/y से 2 तक, और यहाँ पर 1/8 डी एक्स है, ठीक है। तो अब आपका ये x की लिमिट है, ये x की लिमिट है, तो यहाँ x में अंदर में कोई फंक्शन x का है नहीं, 1/8 बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा इंटीग्रेशन 4/y से 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/8, और ब्रैकेट में आपका आएगा ये 2 माइनस 4/y, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन आया, तो अब इंटीग्रेशन क्या हमारे पास आया, 1/8 बाहर ले लीजिए, यहाँ आया 2 माइनस 4/u, तो सॉरी 4/y, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या है 2 से 4 और dy। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस इंटीग्रेशन को करेंगे, हम थोड़ा पेन चेंज कर रहे हैं, यहाँ 1/8 बाहर ले लीजिए, पहले तो 2y आएगा, फिर माइनस का 4 ln y आएगा, ln mod y कर लीजिए, ln y। लिमिट यहाँ पुट करेंगे, इस वाले पे लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट आपकी है क्या, लिमिट आपकी पहली है 2 और यहाँ फिर 4, तो लिमिट पुट करिए तो 1/8 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4 to 8 माइनस 4 ln 4 माइनस 4 2 into 2 4, और माइनस का 4 ln 2,
तो ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 जाएगा, 4 आएगा, माइनस का 4 ln 4 और माइनस का 4 ln 2। हमारे पास है यहाँ पर क्या 4 ln 4, देखो यहाँ समझना, प्लस का 4 ln 2। तो बच्चों मैं 4 वाले को भी 2 बना सकता हूँ ना, इस 2 स्क्वायर लिख दूँ इसको और 2 से यहाँ बाहर ले लूँगा तो माइनस का 8 ln 4 आ जाएगा। अगर मैं माइनस का 4 ln 4 इसको मैं इस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दूँ तो ये माइनस का 4 ln 2 स्क्वायर। अब यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो माइनस का 8 ln 2 आया। तो ये क्या लिखा है माइनस का 4 ln 4, ये इनडायरेक्टली लिखा है आपका माइनस का 8 ln 2, माइनस का 8 ln 2 प्लस का 4 ln 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4 ln 2। तो ओवरऑल जब मैं इसको प्लस माइनस कर दूंगा इस वाले को तो 4 ln 2। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा अब 4 माइनस का 4 ln 2 बाई 8, ये इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। आंसर ये नहीं है, याद रखना ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अभी आंसर में हमें 1 माइनस इस वाली क्वांटिटी इसको 1 से माइनस करना होगा। हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब हम अपनी इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 4 ln 2 डिवाइड बाई 8। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से 4/8 है 1/2, 4/8 1/2। तो यहाँ से बच्चों ये 1/2 प्लस का 1/2 ln 2 ये आंसर हो जाएगा। मतलब 1 प्लस ln 2/2 अगर कोई ऑप्शन होगा तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस 1/2 और यहाँ माइनस से प्लस, तो आपका ये आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, कोई आंसर देखते हैं बी पार्ट में क्या गिवन है। बी पार्ट में गिवन है आपका 1 प्लस ln 2/2, 1 प्लस ln 2/2 बी पार्ट। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर बी पार्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, रीजन से क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि Z एंड Z2 आर IID नॉर्मल 0,1, Z1 एंड Z2। तो Z1 एंड Z2 बच्चों आपका फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल 0,1 को। Y एक रैंडम वेरिएबल उसने डिफाइन किया जो कि Z1 स्क्वायर है प्लस Z2 स्क्वायर है। सबसे पहले Y का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, तभी हम प्रोबेबिलिटी की बात, उसने प्रोबेबिलिटी पूछा होगा, कुछ भी चीज पूछे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड करना। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है Y का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y ये हमारा टारगेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y ये हमारा टारगेट है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y मुझे फाइंड करना है बच्चों तो कैसे मैं लिखूंगा, देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो थोड़ा सा काई स्क्वायर को समझ लेते हैं बच्चों, काई स्क्वायर को। तो अगर हम बात करते हैं काई स्क्वायर की तो एक मिनट अगर हम बात करते हैं काई स्क्वायर की तो काई स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ तो बात करते हैं अगर बच्चों काई स्क्वायर की, तो देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर x फॉलो कर रहा है आपका नॉर्मल 0,1, नॉर्मल 0,1, तो बच्चों आपका एक्स स्क्वायर हमेशा फॉलो करते हैं काई स्क्वायर 1 को। लेकिन अगर ऐसे ही एक्स आई दे दे जो IID हो, नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो यहां से अगर मैं समेसन लगा दूं, समेसन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर कर लूं, एक्स आई स्क्वायर, ये फॉलो कर जाएगा काई स्क्वायर n को। इंडिविजुअल तो काई स्क्वायर 1 होता है, लेकिन समेसन काई स्क्वायर n को फॉलो करता है। अब इस काई स्क्वायर n का जो PDF होता है, मान लीजिए मैं इसका PDF लिखूंगा बच्चों, तो ये होता है गामा n/2 1/2। मतलब इसका जो PDF होता है ये होता है e के पावर माइनस का x/2, x के पावर n/2 माइनस का 1 डिवाइड बाई गामा n/2 एंड 2 के पावर n/2, ये इसका PDF होता है। और यहाँ y जो होता है बच्चों वो ग्रेटर 0 होता है, y आपका ग्रेटर 0 होता है। मीन इसका n होता है, मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर मैं x की बात करूं काई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ लिखूं x आपका काई स्क्वायर n फॉलो कर रहा, इसका मीन n होता है। वेरिएंस बच्चों इसका 2n होता है, वेरिएंस ऑफ x जो होता है आपका 2n होता है। ये सिंपल सा। इसका जो MGF होता है, अगर मैं MGF की बात करूं बच्चों, MGF की बात करूं तो MGF आपका 1 माइनस 2t के पावर माइनस का n/2 होता है, ठीक है। मॉड की बात करूं तो मॉड n/n-2, एक मिनट, ठीक है। मॉड आपको फाइंड करना पड़ेगा, हमको याद नहीं है
अब इसके बाद इसका मीन वेरिएंस। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x की मैं बात करूं तो ये 1/n-2 होता है, n-2 होता है ये। इसको एक बार हम चेक भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x। तो इसको अगर चेक करेंगे, ये 1/n-2 होता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो तो ये काई स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी में आते हैं, देखो अब सिंपल सा कुछ पढ़ते हैं बच्चों। अगर x मान लीजिए एक रैंडम वेरिएबल है जो कि काई स्क्वायर 1 को फॉलो कर रहा है या काई स्क्वायर m को फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी पे आते हैं। उसको आप चेक कर लेंगे एक बार, एक्सपेक्टेशन 1/x को n/2 होता है कि नहीं, उसको एक बार आप चेक करेंगे। उसको वो इंटीग्रेशन से होगा या किसी स्टैंडर्ड बुक में देख लीजिएगा। तो x आपका ये है, y आपका जो है मान लीजिए कि एक काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, y आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n को। और ये दोनों बच्चों साथ में आपके इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये आपके इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे काई स्क्वायर, या फिर आप सीधा कहिए x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, x प्लस वाई, यहां से पहला नंबर लिखिए। x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, x प्लस वाई का, ये फॉलो करेगा बच्चों काई स्क्वायर m प्लस n। दूसरा, अगर x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है तो ये फॉलो करता है बच्चों बीटा फर्स्ट काइंड m कामा n, बीटा फर्स्ट काइंड m कामा n। अगर x बाई वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना बच्चों, x बाई वाई का, तो ये बीटा फर्स्ट काइंड m/2 कामा n/2। क्या होता है ये? बीटा सेकेंड काइंड m/2 एंड n/2। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी बच्चों हो गई, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और काई स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है? काई स्क्वायर n जो होता है ये इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों गामा n/2 कामा 1/2। तो बच्चों यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर हमने मिस्टेक लिखा है, यहाँ m/2 n/2 होगा, क्योंकि गामा की सारी प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है। गामा की जो हमने प्रॉपर्टी बताया, गामा की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा काई स्क्वायर, क्योंकि काई स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है गामा n/2 के, ठीक है। तो यहाँ m/2, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर। अब यही कुछ प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो जैसे वहां पर क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, कह रहा है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर है, ठीक है। तो z1 स्क्वायर, तो z1 अगर नॉर्मल है तो z1 स्क्वायर हमने बताया आपको पीछे, ये काई स्क्वायर 1 होगा, काई स्क्वायर 1। और z2 स्क्वायर भी नॉर्मल है तो ये काई स्क्वायर 1 होगा। और z1 z2 अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके फंक्शन भी इंडिपेंडेंट होंगे। कोई रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो उसके फंक्शन भी इंडिपेंडेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं आपस में। क्या है? इंडिपेंडेंट भी हैं आपस में बच्चों, ये आपके इंडिपेंडेंट भी हैं। तो यहां से हमें y का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला वो क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया। ये यहां पर थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ हमने मिस्टेक से लिख दिया है, ये काई स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। ये काई स्क्वायर 1 है ना, क्योंकि z1 नॉर्मल है तो नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1। तो y जो है, y ये आपका है क्या, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो ये आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये काई स्क्वायर 1, ये काई स्क्वायर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काई स्क्वायर 2, ये काई स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब काई स्क्वायर 2 जो है हमारा, काई स्क्वायर 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्विवेलेंट होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल 1/2 के। ये इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल 1/2 के, एक्सपोनेंशियल 1/2, ठीक है। तो अब इसका जो पीडीएफ होगा, एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ, दोनों का पीडीएफ 1/2 का सेम होता है। तो यहीं पर अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर 4। तो y का जो पीएमएफ आएगा, y का पीएमएफ तो हमें पता चल, y का पीडीएफ तो पता चल ही गया। तो ये 4 से आपका इनफाइनाइट होगा। और y का f ऑफ y एंड dy, y का पीडीएफ क्या आया था, f ऑफ y क्या आएगा, ये आएगा 1/2 e की पावर -1/2।
1/2 ई के पावर माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल 1/2 होगा ना, क्योंकि काई स्क्वायर 2 इक्विवेलेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल 1/2। अब आप यहाँ पर ये 4 से इनफाइनाइट 1/2 ई के पावर माइनस का y/2 dy, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा ई के पावर माइनस का 2, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ई के पावर माइनस का 2। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या यहाँ से एक अप्रोच ले सकते हैं बच्चों। कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके सीडीएफ भी आपको याद रखने पड़ेंगे, मीन वेरिएंस एमजीएफ तो याद ही रखना है। इसका सीडीएफ भी आप सब जानते हैं कि एफ ऑफ वाई मैं लिखना चाहूँ इसका सीडीएफ, तो ये होता है 1 माइनस ई के पावर माइनस का y/2। ये इसका सीडीएफ होता है 1 माइनस, और सीडीएफ होता क्या है, सीडीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाई लेस आर इक्वल टू स्मॉल वाई। सीडीएफ यही होता है ना, सीडीएफ की डिफिनीशन। अब मैं y की जगह अगर 4 कर दूं तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चल जाएगा y लेस आर इक्वल टू 4, ये आपका होगा किसके इक्वल, 1 माइनस ई के पावर माइनस का 4/2 के, मतलब ये 1 माइनस ई के पावर माइनस 2 के इक्वल, क्या लेस आर इक्वल टू 4। तो यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिखेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, y ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर आर इक्वल टू 4 के हो गए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में a प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। ये आप सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक चीज पढ़ाई जाती है आपको a कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पढ़ाई जाती है 12th पे, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू 4, तो y ग्रेटर 4 आपने निकाल लिया है, क्या है 1 माइनस ई के पावर माइनस 2, तो ये आपका ई के पावर माइनस 2 आ गया, ये आंसर हो गया। यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपकी ई के पावर माइनस 2 आएगी। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे करिए, टाइम बचाने के लिए याद रहेगा बेटर रहेगा, एग्जाम में टाइम का खेल होता है, अगर याद रहेगा तो कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा, आंसर भी मैथ इंटीग्रेशन गलत भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में एग्जाम में ध्यान रखना है। एग्जाम करने से पहले इसमें ए पार्ट बच्चों ट्रू हो जाएगा, ए पार्ट एग्जाम देने से पहले कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेटर का यूज एलएन का भी यूज होगा कैलकुलेटर में बच्चों। अगर आप कैलकुलेटर का यूज, जैम गेट करके एक कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेटर का यूज करना सीखिए। आपको एग्जाम देने जाना है तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना। कैलकुलेटर में आप एलएन फंक्शन, लॉग फंक्शन, एलएन फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, इसके बाद ई के पावर माइनस का 5/2 है, मान लो ई के पावर माइनस का 1/2 के पावर 19 है, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब सीख कर जाइएगा, नहीं तो वहां पर पता चले आप पहली बार अगर यूज किए हैं तो आपका आंसर भी आ जाए लेकिन आप वहां फिल नहीं कर पाए, नाइट क्वेश्चन आप फिल नहीं कर पाएंगे। नाइट क्वेश्चन के बाद कैलकुलेशन नाइट फिल नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन आपको आता हुआ भी मार्क्स नहीं देके जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे ना, तभी सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें कैलकुलेटर का यूज एलएन कब एलएन का यूज होता है, कब लॉग का, ये आपको क्लियर कब होगा, जब आपको थ्योरी क्लियर होगी कि यहाँ एलएन ही यूज था, यहाँ लॉग ही यूज था। तो ये सब कैलकुलेटर का यूज रोज करिए, अभी से प्रैक्टिस करना सीखिए। टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज में आपको कैलकुलेटर, टेस्ट सीरीज अगर आप देते रहेंगे वहां पर अगर आप कैलकुलेटर का यूज करते रहेंगे, टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज में आप कैलकुलेटर का रेगुलर यूज करिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां होता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ये भी सीएसआईआर का, लेकिन ये जैम के सिलेबस में सारे आ सकते हैं, पीछे वाला भी जैम के सिलेबस में आ सकता है, नो डाउट। कह रहा है कि एक्स बच्चों फॉलो कर रहा है आपका बाइनोमियल 10 कामा हाफ को, बाइनोमियल 10 कामा हाफ को, 10 कामा हाफ को फॉलो कर रहा है ये, और वाई जो है ये फॉलो कर रहा है बच्चों बाइनोमियल 11 कामा हाफ को, बाइनोमियल 11 कामा हाफ को, 11 कामा हाफ को, ठीक है। अब यहां से अगर बच्चों उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स से बड़ा वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बात तो इसमें इंपॉर्टेंट करिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर एक्स ग्रेटर वाई की बात किया है बच्चों, तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहले तो x को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो x माइनस वाई लेस 0 कर लीजिए, यहां इतनी बात क्लियर। अब बच्चों मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको एक बार यूज करके कुछ रिजल्ट्स बनाता हूं। जैसे x मेरा क्या है, y मेरा क्या है, x मेरा है बाइनोमियल 10 कामा, या मैं बाइनोमियल n कामा 10 ले लीजिए, बाद में हम एक रिजल्ट लिखवा देंगे, वो ये बाइनोमियल 10 कामा हाफ हो जाए, और ये बाइनोमियल
11 कामा हाफ है, ठीक है। एक बार देख लेना, पहले वाला 10 है या 11? पहले वाला 10 है, दूसरा 11 है, ठीक है। दूसरा 11 है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस 0, ये फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ 11 माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, या फिर आप 10 माइनस एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, अगर 10 माइनस एक्स के, तो 10 माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या जाएगा, वो भी बाइनोमियल 10 कामा हाफ होगा। 10 माइनस एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे होगा, ये कैसे 10 होगा हाफ? आप सबको पता है कि अगर x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल n कामा p को फॉलो कर रहा है, n कामा p को, तो n माइनस एक्स हमेशा क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल n कामा 1 माइनस p को, बाइनोमियल n कामा 1 माइनस p को। और यहाँ p अगर हाफ हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो 10 ऐड कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x माइनस का y प्लस 10 लेस 10, इतना आप कर लिए। अगर अब आप देखें तो अब आपका मान लीजिए 10 माइनस एक्स को मैं जेड कर दूं, 10 माइनस एक्स को मैं जेड कर दूं, तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी जेड एक सेकेंड यहाँ 10 माइनस एक्स नहीं बन रहा, एक सेकेंड, हम यहाँ 11 ऐड करते हैं ना, यहाँ आप 11 कर लीजिए, 11 माइनस वाई कर लीजिए, तो ये ठीक है। ये जेड वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, यहाँ जेड भी कर लेंगे, जेड, इसको जेड अभी मत मानिए क्योंकि इसका यूज नहीं, लेकिन ये जो चीज़ लिखी है आपके पास यहाँ 10 माइनस एक्स, ये सही है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही मान लो मैं 11 माइनस वाई की बात करूँ, 11 माइनस वाई की, तो ये भी बच्चों आपका बाइनोमियल 11 कामा हाफ को फॉलो करेगा, बाइनोमियल 11 कामा हाफ को, 11 कामा हाफ को फॉलो, बाइनोमियल 11 कामा हाफ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों जो आएगा, यहां प्लस आप 11 करेंगे, यहां भी 11 कर देंगे, तो 11 वाले को अगर मैं जेड बोल दूं तो ये जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस जेड लेस 11। अब एक्स क्या है और जेड क्या है, तो यहां समझने की बात है। सबसे पहले देखो समझेंगे, यहाँ एक्स हमारा जो है ये फॉलो कर रहा बाइनोमियल 10 कामा हाफ को, 10 कामा हाफ को, और आपका जो जेड है ये फॉलो कर रहा बच्चों बाइनोमियल 11 कामा हाफ को, बाइनोमियल 11 कामा हाफ को। ये दोनों बच्चों हैं कैसे, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जेड एक फंक्शन है y का, और y भी इंडिपेंडेंट है x से ना, y इंडिपेंडेंट है x से। जेड एक फंक्शन है y का और y इंडिपेंडेंट, x और y आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट है दोनों में। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि z प्लस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, z प्लस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये बताना कोई टफ है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ p सेम है तो n1 और n2 जुड़ जाएंगे। एडेटिव प्रॉपर्टी बाइनोमियल की क्या होगी, ये 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 कामा हाफ, 10 प्लस 11 कामा हाफ, तो ये 10 प्लस 11 मतलब 21, मतलब ये बाइनोमियल 21 कामा हाफ, 21 कामा हाफ हो जाएगा, 21 कामा हाफ। तो यहाँ से आपका क्या पता चला, z प्लस वाई को अगर मैं w बोल दूँ, ये w अगर हो गया, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी w लेस हाफ, सॉरी लेस 11, ये हमें फाइंड करना है। w आपका क्या है, बाइनोमियल डबल, देखो अब हमारा जो ओवरऑल बन गया क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। बाइनोमियल क्या है, ये 21 कामा हाफ, और यहां पर बच्चों हमारा है प्रोबेबिलिटी है w लेस 11। अब हमको बात देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले ये अगर हाफ है बच्चों तो ये 10.5 के, अगर देखो बाइनो एक्स अगर फॉलो कर रहा बच्चों बाइनोमियल n कामा हाफ को, n कामा हाफ को, तो ये x जो होता है ये n/2 के सिमेट्रिक होता है। जब आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है बाइनोमियल में
तो एनपी के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो मतलब आपका ये जो सिमेट्रिक होगा ये किस पॉइंट के अबाउट होगा, 21/2, मतलब आपका ये 10.5 के सिमेट्रिक होगा। कहाँ होगा, 10.5 के सिमेट्रिक होगा, ये 10.5 के सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों सिमेट्रिक का मतलब 10.5 यहाँ लाई कर रहा है, अगर कहीं लाई यहाँ मान लीजिए तो 10.5 यहाँ लाई कर रहा है। अभी मान लीजिए क्योंकि बाइनोमियल में इंटीजर वैल्यू होती है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस वाले पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये 10.5 वैल्यू ही नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये 10 वैल्यू लेगा, कहीं यहाँ 11 वैल्यू लेगा, समझिएगा। लेकिन इसके अबाउट ये सिमेट्रिक चला जाएगा, मतलब जो वैल्यू आपकी 11 पे आएगी वही वैल्यू आपकी 10 पे आएगी। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज सिमिलर, ऐसे यहाँ जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। यहाँ जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ आएगी, तो ऐसे ही जाएगी वैल्यू, ठीक है, सिमेट्रिक है ना। तो अब ये मान लो पॉइंट कोई वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका देखिए उसने बोला है 11 से लेस, मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी आपकी W लेस आर इक्वल टू 10। 11 से लेस मतलब 10 के इक्वल, तो 10 के इक्वल, तो यहां से देखो सिमेट्रिक बता रहा है ना, मैं सिमेट्रिक बनाया, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इसके, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वाले पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी और ये वाले पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी। और 10.5 पॉइंट है नहीं तो ये 0 लेगा प्रोबेबिलिटी, तो ये हाफ और ये हाफ तभी 1 होगा, तो इसकी वैल्यू बच्चों हाफ हो जाएगी, इसकी वैल्यू हाफ। ये एक बार और मैं बताता हूं, क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो जो सिमेट्रिक पॉइंट है उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होंगे, तो यहाँ 21 था, 21 के अबाउट ये 21/2 मतलब 10.5, 21/2 के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा 10/10.5, तो 10.5 में इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल है, और बाइनोमियल पॉइंट वाइज वैल्यू लेता है, मतलब इंटीजर वैल्यू पे लेगा ना, 0 1 2 3 ऐसी वैल्यू लेगा। तो अब हमारी वैल्यू ये भाई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो 11 के आगे जो होगी वहां पर, वहां 11 के आगे से जो एरिया होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 11, सॉरी W, x नहीं W है, तो यहाँ आपका मतलब आप क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी W ग्रेटर आर इक्वल टू 11, ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी W लेस आर इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर सिमेट्रिक में आप देखते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, मान लीजिए x, तो आप क्या करते हैं, x ग्रेटर a प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस ए, इन जनरल में बता रहा हूं, x लेस a, यही हम लिखते हैं इन जनरल, ये इन जनरल बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये इक्वल टू किसके होता है, 1 के, लेकिन यहाँ a पॉइंट जो है वो 10.5, यहाँ 10.5, यहाँ 10.5, तो जैसे आप 10.5 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, a की वैल्यू आप 10.5 डालिए और x को W करिए 10.5, तो आपका आएगा, और फिर सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, सिमेट्रिक वाली, तो आपका ये ओवरऑल हाफ हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल आपका ये हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, इसका आंसर वो आपका हाफ होगा, क्या होगा, हाफ। तो इसका आंसर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर हाफ होगा, और इस क्वेश्चन में इसका आंसर हाफ होगा, इक्वल टू हाफ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ बच्चों ये इन जनरल भी हो सकता है, मतलब मान लो कि x आपका बाइनोमियल n कामा हाफ है और ये y आपका बाइनोमियल n+1 कामा हाफ है, तो भी आपका ये हाफ आएगा, n+1 कामा हाफ। तो यहाँ मैं 100 और यहाँ 101 कर दूं, यहाँ मैं 1000, यहाँ 1001 कर दूं, यहाँ मैं 1 लाख, यहाँ 1 लाख 1 कर दूं, तो भी ये इक्वल होगा। n आपका कोई भी नेचुरल नंबर होता है, कामा हाफ यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इक्वल होगी। अब बात करते हैं बच्चों हम, तो ये भी आपका ये इक्वल होगा, अब इसकी बात अगर करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि x एंड y भी आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल जीरो रैंडम वेरिएबल, कह रहा है कि x और y हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं बच्चों नॉर्मल 0,1 को, नॉर्मल 0,1 को, ये नॉर्मल 0,1 को, z एक रैंडम वेरिएबल जो है मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y, ठीक है। तो मॉड ऑफ x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ x बाई वाई, मॉड ऑफ x बाई वाई। तो बच्चों कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ,
वैसे मैं डिस्कस किया हूं लेकिन रिजल्ट्स आप याद करिएगा। देखो अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट है और ये IID भी है, नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर को, तो x बाई वाई पहले बात तो इज इक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन में x बाई मॉड y इज इक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड ऑफ x बाई वाई। और ये फॉलो क्या करेंगे, ये फॉलो करते हैं बच्चों कॉची 01। मतलब कॉची 01 मतलब कॉची 01 अगर आपसे कोई पूछे तो इसका PDF मैं मान लेता हूं f डॉट, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस कोई भी वेरिएबल ले लीजिए आप, यहाँ मानता हूं मैं x स्क्वायर, ठीक है, मैं वेरिएबल x ही लेके चल रहा हूं और यहाँ x आपका ग्रेटर 0 होता है, पाई होता है यहाँ पाई, ठीक है, 1/पाई 1 प्लस एक्स। कॉची का PDF आप सब जानते हैं, ठीक है, ये PDF मैंने लिखा कॉची का। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, पहला तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि z एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है, z मत मानिए, u एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है बच्चों जो कि कॉची 01 को फॉलो कर रहा है, कॉची 01 को, तो बच्चों मॉड ऑफ u की अगर मैं बात करूं और इसको मैं बोलूं मॉड ऑफ u को आप बोल दीजिए w, मॉड ऑफ u को मैं w बोलूं, u एक कॉची 01 है तो मॉड ऑफ u, तो बच्चों क्या होता है आपके पास, होता ये है बच्चों कि जो w होता है इसका PDF की अगर मैं बात करूं, इसमें मैं 1 बाई 1 आऊंगा। देखो अगर मैं इसके PDF की बात करूं बच्चों, इसके PDF की, तो इसका PDF जो होता है f ऑफ w, ये बच्चों होता है 2/पाई 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और यहाँ पर रेंज जो होती है वो होती है ग्रेटर 0, और यहाँ मैंने रेंज थोड़ा गलत लिखा था, वो कौची है ना, तो कौची तो रियल नंबर पे डिफाइन होता है, कौची आपका ये x रियल नंबर होगा बच्चों, ये रियल नंबर, थोड़ा फास्ट में, ये रियल नंबर होगा ना, कौची है ना, तो यहाँ z आपका ग्रेटर 0 होता, सॉरी z नहीं w ग्रेटर 0 करिए क्योंकि रैंडम वेरिएबल आपका w है, आप यहाँ w ग्रेटर 0 करिए, w ग्रेटर 0, w ग्रेटर 0, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ w के पावर p, w के पावर p, ये एग्जिस्ट करेंगे कब, लेस इनफाइनाइट होंगे, इफ एंड ओनली इफ आपका जो p है मॉड में ये लेस 1 होगा, मतलब कुल मिला के फ्रैक्शनल मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे -1 से 1 के बीच में, लेकिन -1 और 1 नहीं एग्जिस्ट करेगा, याद रखना। इसके बाद इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब MGF होता है e के पावर TW, तो बच्चों ये एग्जिस्ट करता है, ये लेस इनफाइनाइट होगा इफ एंड ओनली इफ आपका जो t है वो बिलोंग करे 0 से, सॉरी ये आपका माइनस लेस 0 होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0। तो ये 3 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ये, दूसरा ये, और ये यही तीनों पॉइंट बच्चों, ये लास्ट के दोनों पॉइंट कौची के लिए भी वैलिड होते हैं, ये दोनों कौची के लिए भी, तो ये W यहाँ पर Z हो जाए, W आपका कौची हो जाए तो भी ये वैलिड है, ठीक है ना, तो कौची में भी यही होता है। तो अब देखो बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है x बाई वाई, यहाँ क्या होगा W होगा, x बाई वाई आपका W कौची होगा, x बाई वाई कौची होगा, x बाई वाई कौची होगा, तो आपका जो Z है, जो Z है वो क्या होगा, फोल्डेड कौची, मतलब एक तरह से W के जैसे, जो x बाई वाई Z है आपका यहाँ पर Z, इसका अगर मैं PDF की बात करूं तो ये 2/पाई 1 प्लस Z स्क्वायर होगा, और यहाँ Z ग्रेटर 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पर वही मीन एग्जिस्ट करेगा, मतलब वही एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगा, मीन नहीं, वही एक्सपेक्टेशन, जिसमें एक्सपेक्टेशन Z के पावर P वही एग्जिस्ट करेगा जिसमें आपका मॉड ऑफ P ये लेस इनफाइनाइट होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा आपका मॉड ऑफ P लेस 1। तो यहाँ देख लीजिए जो भी वैल्यू आपकी लेस 1 होगी या -1 से 1 के बीच में होगी वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो पहली वैल्यू हम देखते हैं, देखो ये वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये 1 है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये वैल्यू देखना पड़ेगा, और ये वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 1/z करेंगे तो ये z√z, तो ये z के पावर माइनस का हाफ होगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, पहला वाला एग्जिस्ट करेगा बच्चों, आपको पहला वाला एग्जिस्ट करेगा। और z√2, मतलब जैसे आप z√z करेंगे तो ये z के पावर 3/2 होगा, क्या होगा, z के पावर 3/2, और z के पावर 3/2 मतलब z के पावर 1.5, मतलब z के पावर 1.5। अगर इसको मैं निगेटिव कर दूं, अब रिवर्स कर दूं, मतलब इस वाले ऑप्शन की मैं बात करूं, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ z के पावर 1.5, लेकिन ये माइनस में होगा ना, माइनस में। और ये मैंने क्या बताया कि ये एग्जिस्ट करता है, क्या,
एक बार मैं हाइलाइटर दे देता हूं। ये बच्चों एग्जिस्ट करता है ये, और इस p को आप देखेंगे -p से बड़ा, -1 से बड़ा p, -1 से बड़ा p से बड़ा 1, ये मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो जेमेट हो, चाहे वो कौंची हो, चाहे वो फोल्डेड कौंची हो। क्योंकि फोल्डेड कौंची एग्जिस्ट जो करेगा, कौंची वही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन या मोमेंट्स में एक डिफिनीशन पढ़ी है कि मोमेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका मॉड एग्जिस्ट करे। इसीलिए मॉड वाला, जब मॉड वाला एग्जिस्ट करेगा आपका, तभी आपका ओरिजिनल वाला एग्जिस्ट करेगा ना। तो जो मॉड वाले एग्जिस्ट करेंगे एक्सपेक्टेशन, वही ओरिजिनल वाले एग्जिस्ट करेंगे। इसीलिए इसमें फोल्डेड कौंची या फिर मॉड वाला कहिए, तो मॉड वाले में जो एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौंची में भी वही एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि जब आप कौंची का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करवाने जाएंगे तो पहले आपको मॉड वाला चेक करना पड़ता है, ये एक्सपेक्टेशन का रूल होता है। तो यहां पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बच्चों, ए पार्ट यहां पर आपका ट्रू आंसर हो जाएगा, ए पार्ट आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। तो ए पार्ट यहां पर ट्रू आंसर हो जाएगा। अब बच्चों होमवर्क में आते हैं हम लोग। तो होमवर्क में बच्चों ये क्वेश्चन गेट का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था, गेट 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर है एक्स आई, फिर हमें चेक करना है कि √5 सिग्मा अपान 2n + 1, ये नॉर्मल 0 है तो n आपका ये होगा, और एक्सपेक्टेशन आप इसका। तो देखो मैं हिंट दे देता हूं बच्चों। हिंट में क्या होगा बच्चों कि कह रहा है एक्स आई अगर आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो सबसे पहले नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस का म्यू, एक्स आई माइनस का म्यू बाई सिग्मा, ये आपका फॉलो कर जाएगा नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1। तो फाई इसका जो होगा, इसका जो सीडीएफ होगा क्या होगा, इसका सीडीएफ एक्स आई माइनस का म्यू अपान सिग्मा होगा, ये इसका सीडीएफ होगा, सीडीएफ होगा ना इसका, ये इसका सीडीएफ होगा, सीडीएफ फाई लगा के हमने सीडीएफ बनाया। तो बच्चों किसी का भी सीडीएफ हमेशा यूनिफॉर्म होता है। अगर x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये थ्योरम, इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन बच्चों इसका जो fx होगा f ऑफ x, देन किसी का भी सीडीएफ जो होता है, सीडीएफ या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमेशा फॉलो करता है बच्चों यूनिफॉर्म 0, 1 को। ये थ्योरम आपको, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहां से जो ये सीडीएफ है, मतलब ये है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये फॉलो कर जाएगा आपका यूनिफॉर्म 0, 1 को। अब अगर मैं इसमें माइनस और लॉग कर दूं तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। अगर मैं इसमें माइनस का लॉग कर दूं, लॉग, माइनस का लॉग फाई ऑफ, इसको लिख दो एक्स आई माइनस का म्यू, एक्स आई माइनस का म्यू बाई सिग्मा, तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका फॉलो कर जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ 1, मीन 1 या 1, एक्सपोनेंशियल पैरामीटर भी 1 होगा, एक्सपोनेंशियल 1 होगा, माइनस का लॉग। अब एक्सपोनेंशियल का ये रैंडम वेरिएबल आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, रैंडम वेरिएबल आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने बोला है दूसरे ऑप्शन में माइनस का एक्सपेक्टेशन होल क्यूब यहाँ 3 है। तो भैया आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, अगर मैं अब आपसे सिंपल सा पूछूं कि मान के चलिए y एक रैंडम वेरिएबल है जो कि एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा है, तो इसका एक्सपेक्टेशन y के पावर n क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका होता है n फैक्टोरियल। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसको घर में जाके लिख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो वहां y के पावर अगर मैं 3 की बात कर दूं, एक्सपेक्टेशन y के पावर 3 की, तो ये आपका 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। और y है क्या, y वहां जो हमने, अगर ये y एक्सपोनेंशियल 1 था, मतलब मैंने एक्सपोनेंशियल 1 अभी जर्नल बताया ना, अब वहां पर ही वो एक्सपोनेंशियल 1 है। ये रैंडम वेरिएबल आपका पूरा एक्सपोनेंशियल 1 है। अब मैं इसका होल पावर 3 कर दूं, एक्सपेक्टेशन ले लूं, इसका एक्सपेक्टेशन ले लूं और होल पावर 3 कर दूं, मतलब माइनस का लॉग कर दूं, यहां लिख दूं कैपिटल फाई एक्स आई माइनस का म्यू बाई सिग्मा, इसका होल पावर 3 कर दूं, होल पावर 3, और फिर फाइंड करूं तो ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो इसमें अगर 6 है तो आंसर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इसमें बोथ 1 और 2 ट्रू होंगे।
इसमें आपका सेकेंड पार्ट भी ट्रू होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों थोड़ा ट्रिकी है। कह रहा है कि नॉर्मल जीरो है, क्या है, √5/सिग्मा 2n+1। ठीक है, तो देखो नॉर्मल यहां कह रहा है √5/सिग्मा 2n+1, और यहां पर आपका है समेसन i = 1 to n i xi माइनस का म्यू। ये बच्चों आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को। वो बोला है कि अगर ये नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है तो n आपका 2 होगा, n आपका 2 होगा ना। तो अगर ये नॉर्मल 0,1 है तो एक बात तो इसने बताया, क्या बताया, कि मेरा वेरिएंस 1 होगा। मतलब ये रैंडम वेरिएबल बोल रहा है कि मेरा वेरिएंस जो होगा, मैं नॉर्मल 0,1 हूँ, तो मेरा जो वेरिएंस होगा 5/सिग्मा 2n+1, ये बोल रहा है कि मेरा जो वेरिएंस होगा वो 1 होगा। मतलब समेसन i = 1 to n i xi माइनस म्यू। तो ये कह रहा है कि ये मेरा जो वेरिएंस होगा वो 1 होगा। तो इसके वेरिएंस को आप 1 कर लीजिए। अब बच्चों वेरिएंस की सारी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जितनी भी प्रॉपर्टी वेरिएंस की हो वो लगा दीजिए। पहली प्रॉपर्टी में वेरिएंस ऑफ ax जो होता है तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर में आएगा बाहर, तो स्क्वायर में ले लीजिए, स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये 5/सिग्मा 2n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वेरिएंस लगा दीजिए प्रॉपर्टी। तो ये वेरिएंस क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएंस ऑफ i xi, एक मिनट समेसन भी ले लीजिए, ये होगा आपका वेरिएंस ऑफ समेसन i = 1 to n i xi माइनस म्यू। और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है आपका 1 के, ये इक्वल है 1 के। क्यों, क्योंकि यहां पर इसने बताया कि मैं वेरिएंस जो हूं यहां पर इक्वल 1 आया। ठीक है, अब बच्चों इस वाली क्वांटिटी को फाइंड करना आपका टारगेट है। इस वाली को देखो, थोड़ा समझ लेना कैसे फाइंड करते हैं। ये होमवर्क ही जाएगा, लेकिन मैं जो जो यूजफुल है वो बता दूंगा आपको। ये वेरिएंस क्या है आपका, वेरिएंस ऑफ समेसन i = 1 to n i xi। कभी ऐसे ऐसे आ जाए ना तो आप सीधा सा खोल लिए करिए, ज़्यादा कोशिश मत करिएगा कि मैं बहुत स्मार्ट तरीके से कर लूँ। ओपन करिए इसको, i की वैल्यू पुट करिए। तो पहले आपने लिखा 1, तो 1 आया आपका, पहला जो हुआ यहाँ पर जो हुआ वेरिएंस हुआ क्या, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 माइनस का म्यू। अब इसको ब्रैकेट में लिखिए। दूसरा जब i 2 लिखेंगे तो 2 x2 माइनस का म्यू। फिर तीसरा लिखेंगे आपका 4 x3 माइनस का म्यू, सॉरी 4 नहीं 3 x3 माइनस का म्यू, 3 x3 माइनस का म्यू, या आपका 3 x3 माइनस का म्यू, प्लस 1 जब आपको कभी समझना है, प्लस का n xn माइनस का 1 xn माइनस का म्यू। अब आप वेरिएंस लगा दीजिए, सारे इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस का टर्म नहीं आएगा, IID है ना, इंडिपेंडेंट है। तो पहले में जब आप म्यू से कुछ मत करिए, बस आप सीधे ये लिखिए वेरिएंस ऑफ x1 माइनस म्यू, ये लिखिए डायरेक्ट। फिर वेरिएंस ऑफ, ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ 2x2 माइनस म्यू एंड सो ऑन। अब मैं सो ऑन कर दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला होगा जो वेरिएंस ऑफ क्या होगा, n xn माइनस म्यू। अब बच्चों अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी फिर से लगाइए। जैसे वेरिएंस की आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ ओरिजिन चेंज है, मतलब प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, तो ये वेरिएंस ऑफ x1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों जैसे आप लगाएंगे x2 माइनस म्यू तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन 2 का आएगा इफेक्ट, तो आएगा ये 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x2। लास्ट वाला ऐसे ही, मतलब अगला टर्म भी 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3, 3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3, वेरिएंस ऑफ x3। और लास्ट वाला जो ऐसे आएगा वो भी आएगा बच्चों प्लस का n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn, वेरिएंस ऑफ xn। इतना सबको समझ में आया। अब आपके पास वेरिएंस तो सेम है क्योंकि ये IID हैं, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल हैं, तो वेरिएंस सबका सेम है, सिग्मा स्क्वायर है अगर सारे का, तो सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सबके वेरिएंस इक्वल है। और यहाँ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस का n स्क्वायर, ये सीरीज बन गई। तो जो वेरिएंस आया इस सीरीज को अगर मैं वैल्यू रख दूं, सीरीज की वैल्यू रख दूं तो ये आएगा, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर समेसन i = 1 to n i स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ समेसन i = 1 to n, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n+1 और ये 2n+1 बाई 6 आएगी ये। ठीक है, बाई 6 आ जाएगी, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो अब ये वैल्यू अपने ओरिजिनल वाले पे पुट कर देते हैं। तो ओरिजिनल वाले में जब हम पुट करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, तो जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 5 सिग्मा स्क्वायर एंड 2n+1 स्क्वायर, एंड यहाँ पर मिलेगा आपका इंटू में ये वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर n+1 और 2n+1 है, ठीक है। ये तो आपका यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप 2n+1 से 2n+1 भी कैंसिल कर लीजिए, तो आपका ओवरऑल जो आएगा ये आएगा 5/2n+1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा n+1 इंटू n आएगा डिवाइड बाई 6 आएगा, ये 6 इज इक्वल टू 1 जब आप कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो n आपका क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, n आपका 2 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में आपका n जब आपका 2 आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में आपका दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, इस क्वेश्चन में आपका ए और बी दोनों, बहुत ए एंड बी आर ट्रू हो जाएंगे इस क्वेश्चन पे आपका, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क था, ये आपका होमवर्क भी है, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये आपको होमवर्क है, फिर से सॉल्व करना है इसको। बाकी आप जैम के पेपर देते जाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए, पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट लिखिए, जितना हो सके उतना कोशिश करिए, पीवाईक्यू जितने टाइम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट सारे लिखिए। ओके, धन्यवाद।